जी, गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। सेशन लाइव है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ ओके। चलो जी, आ जाइए। अपने नाउन के लेक्चर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज का लेक्चर और थोड़ा सा बोरिंग है कल की तरह। कल वाला भी मतलब ठीक ठीक था। आज का लेक्चर कल से भी थोड़ा बोरिंग होगा, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, नाउन की जो तीसरी क्लास है नाउन एंड केस, वो इंटरेस्टिंग है पूरा। उसमें मज़ा आएगा आपको, बढ़िया। आज आज थोड़ा सा और इस चैप्टर को अपने को झेलना पड़ेगा। 3 चैप्टर मतलब 3 क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाउन लेक्चर 1 हो चुका है, ये लेक्चर 2 है। एक लेक्चर इसका और लगेगा, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आ जाइए, कर लेते हैं शुरुआत। पिछली क्लास के अंदर अपन ने ऐसे नाउन पढ़े जो हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। फिर ऐसे नाउन पढ़े जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, वो मैथमेटिक्स बिलियर्ड्स वाले, क्योंकि लास्ट में एस लगा होता है लेकिन होते सिंगुलर है। फिर हमने ऐसे नाउन पढ़े जो प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जो पेयर पेयर नाउन, वो सीजर्स वाले, कॉम्प्लीमेंट्स वाले, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले। क्लियर। आज हम ऐसे नाउन पढ़ रहे हैं जो दिखने में तो आपको सिंगुलर लगेंगे, लेकिन ये होंगे प्लूरल। ठीक। दिखने में सिंगुलर क्यों लगेंगे? दिखने में सिंगुलर इसलिए लगेंगे भैया क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं है, इसके लास्ट में एस नहीं है। लेकिन अब इसमें देखो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब ग्रामेरियन ने एक बात बताओ, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनाया, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स ना करके चिल्ड्रन बनाया है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, है ना। अच्छा, तो ये बेसिकली ऐसे नाउन है जैसे पर्सन का प्लूरल उन्होंने पीपल बनाया। वैसे तो पर्सन्स वर्ड भी यूज कर लेते हैं, चल जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा माना जाता है कि आप पीपल लिखिए। तो अब उन्होंने जैसे प्लूरल बनाया, अपने को भी वैसे याद करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है अपने पास, है कि ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कैटल माने होता मवेशी। मान लो एक भैंस है तो बफलो कह दोगे, एक गाय है तो काव कह दोगे, एक भेड़ है तो शीप कह दोगे, एक बकरी है तो गोट कह दोगे। लेकिन इनके झुंड को, इनके ग्रुप टाइप को आप कैटल कहते हो, मवेशी। ठीक है। अच्छा, वर्मिन होते हैं छोटे छोटे कीट पतंगे, छोटे छोटे कीट पतंगे से होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको वर्मिन बोलते हैं। पुलिस आपको पता ही है ना। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था, पुलिस आर सर्चिंग द क्रिमिनल होगा, पुलिस इज सर्चिंग नहीं होगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? पुलिस के साथ इज आपको बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पुलिस के साथ आर आएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ये सारे के सारे ऐसे हैं जो हमें दिखने में ऐसा लगेगा कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये होते प्लूरल है। जेंट्री मतलब उस जगह पर कैसे लोग रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ की जेंट्री अच्छी है, यहाँ की जेंट्री खराब है, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोग। ठीक है। ज़्यादातर पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं कि यहाँ अच्छी जेंट्री रहती है, ऐसे करके। पीजेंट्री मतलब मजदूर, किसान, ये सब। ऐसे ही चाइल्ड का प्लूरल क्या हो गया? चिल्ड्रन हो गया। पर्सन का प्लूरल क्या हो गया? पीपल हो गया। पोल्ट्री है, मुर्गे मुर्गियाँ, ये सब। ठीक। कैवलरी होते हैं घुड़सवार। जैसे पुराने जमाने में 2 टाइप की सेना हुआ करती थी, एक तो आगे जो घुड़सवार हुआ करते थे, पीछे जो मतलब पैदल लड़ेंगे। तो जो घुड़सवार हुआ करते थे वो कैवलरी कहलाते थे, और दूसरे इन्फेंट्री कहलाते थे। कैवलरी और इन्फेंट्री। ठीक है। कैवलरी मतलब घुड़सवार, इन्फेंट्री मतलब जो पैरों पे पैदल चल के लड़ेंगे। क्लर्जी मतलब चर्च में जो पादरी वगैरह होते हैं उनको क्लर्जी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं, ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस नहीं आ रहा, लेकिन ये अपने आप में प्लूरल है, ना कि सिंगुलर। अब होता क्या, इनके लास्ट में एस आता नहीं है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार ये सिंगुलर होते होंगे। अब मुझे लगता है, देखो चिल्ड्रन तो बच्चों को पता होता है ना। लेकिन अगर मान लो वर्मिन आ जाए, वर्मिन आ जाए, ठीक है, किसी को नहीं पता, मान लो कि वर्मिन क्या चीज़ होती है, तो वो वर्मिन के साथ हैज़ लगाएगा कि हैव लगाएगा, सिंगुलर लगाएगा कि प्लूरल लगाएगा? ऑब्वियसली सिंगुलर लगाएगा, जिसको नहीं पता, है ना। इसीलिए इस पे एरर आते हैं, इसीलिए इस पे एरर आते हैं, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता। बच्चा अक्सर इसी चीज़ को देखता है कि एस या ई एस से चलेगा। हालांकि एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे पुलिस, अगर कहीं पर्टिकुलर कोई पुलिस हो, अगर किसी पर्टिकुलर जगह की पुलिस की बात कर दूं तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस कर दूं, राजस्थान पुलिस कर दूं, महाराष्ट्र पुलिस कर दूं, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो गया। फिर उस केस में वर्ब सिंगुलर आ सकती है। वैसे पुलिस अगर जनरल, जैसे जो ओवरऑल पुलिस की अगर बात करोगे, तो फिर वो प्लूरल ही माननी पड़ेगी। क्लियर हो गया? चलो, अब ये 4 सेंटेंसेस है, जल्दी से इनको कर दो, इजी सा टॉपिक है, निपटा दो फटाक से।
इसमें अगर एक पुलिस वाला या एक पुलिस वाली कहना होगा तो पुलिस मैन या पुलिस वुमन कह देंगे ना, एक के लिए तो वो लगा देंगे। जल्दी सी करो, आसान है। चलो जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वर्मिन ने कम से कम 10% प्रोडक्शन जो है इस साल की वो ख़राब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। मतलब जहाँ पे मान लो कि 100 टन, जहाँ पे 100 टन अनाज होना था, 100 टन गेहूँ होना, मतलब चावल होने थे जो भी, तो उसके अंदर से 10% ख़राब कर दिया, 90 ही हुई भाई। तो यहाँ पे वर्मिन जो है, वर्मिन अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर होगी इतनी बात, हैव डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा। अब चिल्ड्रंस में पहली बात तो चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है यार, और कितना प्लूरल करोगे, चाइल्ड का प्लूरल करके तो चिल्ड्रन आया था, और कितना प्लूरल करेंगे बताओ, तो ये एस यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। वर्ब में कोई चेंज हो नहीं पाएगा क्योंकि मॉडल आ गया, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आएगी, पैसिव बना रखा है, तो वर्ब के अंदर कोई चेंज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। बच्चों को इमोशनल अटैचमेंट, बच्चों को इमोशनल सपोर्ट दी जानी चाहिए उनके पेरेंट्स के द्वारा। ये जो कैटल हैं ये मिस्टर यादव की हैं, जो कि वेल नोन पर्सन है हमारे गांव के। ये जो कैटल हैं ये मिस्टर यादव की हैं। अब कैटल अपने आप में प्लूरल नाउन है, हाँ के ना, कैटल तो अपने आप में प्लूरल है, एस लगा के और प्लूरल क्यों कर रहे हो, हाँ के ना। इसके साथ याद है आपको एडजेक्टिव चैप्टर में कराया था, कैटल के साथ दिस लगा रखा था, दिस करना पड़ गया था, बिलोंग्स लगा रखा था, बिलोंग करना पड़ गया था। तो वो वाले दो टाइप के एरर भी बन जाते हैं कई बार, और एक ये एरर तो है कि इसमें एस वगैरह मत लगाओ भाई। अच्छा जी, पुलिस रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है, पुलिस उत्तरदायी होती है, पुलिस जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे पुलिस के साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, आर लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात, इतनी सी बात है। नेक्स्ट पर जी, अब ये कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन सेम है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन सेम है। अब इसमें बच्चे देखो समझना, आप मेरे से पूछो ऐसा क्यों, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। आपको गूगल पे, कोरा पे, ऊट पटांग बहुत सारे लॉजिक्स मिल सकते हैं, वो मैंने भी पढ़ रखे हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं है, ज़बरदस्ती वाली बात है। अब जैसे डियर, शीप, फिश, इसके लिए लिखा मिलेगा कि जब अंग्रेज़ी बन रही थी, डेवलप हो रही थी, उस समय यही मेन जानवर वहाँ पे खाने के लिए यूज़ किए जाते थे, तो ये फूड आइटम की तरह कंसीडर होते थे, इसलिए इनको प्लूरल नहीं कर। फालतू लॉजिक। फिर उस लॉजिक से तो इनके साथ कभी वर्ब प्लूरल भी नहीं आनी चाहिए, फिर तो इनको मटेरियल नाउन में डाल देना चाहिए। तो ऐसे दुनिया जहान के फालतू लॉजिक आपको दे रखे हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं भैया, सीधी बात है, याद ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। एक कुछ बच्चे ना जैसे इसमें और कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ भी आर लगाने की कोशिश करेंगे। ये हु कैटल के लिए आया है, कैटल फेमस पर्सन है क्या गांव का? अरे भाई थोड़ा थोड़ा बच्चे, ये भगवान ने ऊपर वाले माले में जो चीज़ डाल रखी, लिटिल लिटिल यूज करनी है, लिटिल लिटिल, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो मैं तुमसे यूज करवाने का ही नहीं रहा हूँ। इंसानों के लिए आता है, मिस्टर यादव के लिए आया है, तो यहाँ पे इजी आएगा, इसको मत आर कर देना। खत्म हो गए सम्राट हो, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल इसको यूज कर लिया करो। आ जाओ। तो ये ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन सेम है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझने की कोशिश करना। मान लो कि एक हिरण भाग रहा है, तो अ डियर इज रनिंग, अ डियर इज रनिंग नियर द पॉन्ड। एक हिरण जो है वो तालाब के पास भाग रहा है, ये इसका मतलब। अगर मान लो 5 भी भाग रहे हो तो 5 डियर्स नहीं कर पाओगे आप,
यहाँ पे 5 डियर्स नहीं कर पाओगे, 5 डियर आर रनिंग नियर द पॉन्ड ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि एक ही हिरण होगा हमेशा, 5 6 10 हो सकते हैं। आप इसके साथ 1 2 3 4 5 लगा सकते हो, आप इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हो, आप इसके साथ मैनी भी लिख सकते हो, मैनी डियर भी लिख सकते हो, बट डियर्स मत लिखना, रहेगा डियर ही। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, डियर ही रहेगा वो। क्लियर हो इतनी बात? अच्छा, अब यहाँ पे फिश का फंडा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फिश को देखो जरा, फिश का फंडा कुछ ऐसा है कि अगर नंबर की बात होगी, अगर फिश के आप नंबर की बात कर रहे हो, तो उस केस में नो की जगह मैं पूरा नंबर ही लिख देता हूँ। कई बच्चे कुछ और ही लॉजिक लगा लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। अगर फिश की संख्या की बात होगी, अगर फिश की संख्या की बात होगी तो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्जन फिश ही माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिश की टाइप की बात होने लगे, लेकिन अगर फिश की टाइप की बात होने लगे तो उस केस में इसका सिंगुलर वर्जन तो फिश हो जाएगा, और तब आप इसका प्लूरल फिशेस कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि अगर मान लो मैं कहूँ इस तालाब में 100 मछलियाँ हैं, इस तालाब में 100 मछलियाँ हैं, नंबर की बात करना चाहूँगा तो 100 फिश लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ इस प्रकार में 4 टाइप की मछलियाँ हैं, भी कुछ गोल्ड फिश डाल रखी हैं, कुछ ये फिश हैं, कुछ ये फिश हैं, 4 टाइप की मछलियाँ डाल रखी हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ फिशेस, तब आप कर सकते हो फिशेस। क्लियर होगी इतनी बात? स्पीसीज माने होता प्रजाति, स्पीसीज माने होता प्रजाति, है ना। जैसे उन्होंने एक नई प्रजाति ढूंढ ली, 1 हो 10 हो 50 हो, स्पीसीज ही लिखना पड़ेगा, ठीक। जैसे रीजनिंग वाले टीचर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देते नंबर सीरीज, 1 देंगे तो भी सीरीज, 50 देंगे तो भी सीरीज, ये वर्ड यही रहेगा। एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, आप डिक्शनरी में टाइप करना, आप इन सबको टाइप कर सकते हो। आप डिक्शनरी में एयरक्राफ्ट टाइप करोगे, ब्रैकेट में लिखा मिलेगा प्लूरल एयरक्राफ्ट, इसका सिंगुलर प्लूरल वर्जन सेम है। वकेशन छुट्टियाँ, सिंगुलर प्लूरल सेम है। ऑफस्प्रिंग का मतलब जब बच्चे होता है, इशू का 2 मतलब होता है, एक तो इशू का मतलब होता है मुद्दे, तब तो प्लूरल हो सकता है इशूज़, हमारे ये इशूज़ हैं, हमें ये इश्यूज फेस कर रहे हैं हम लोग, तब हो सकता है। लेकिन अगर इशू का मतलब बच्चे है तो उस केस में ये दोनों का प्लूरल नहीं हो पाएगा, इनमें एस नहीं लग पाएगा। 1 बच्चा हो, 10 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, इशू ही रहेगा, ऑफस्प्रिंग ही रहेगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा इशू का मतलब क्या है? सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा तुझे, अभी दिखाऊंगा कैसे पता चलेगा। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना, वेयर अबाउट कभी नहीं होगा, वेयर अबाउट्स ही रहेगा, हेड क्वार्टर्स ही रहेगा। अगर मान लो मैं कहूँ कि जर्मन हेडक्वार्टर्स दिल्ली में कहाँ है, चाहे एक ही जगह पे हो, वर्ड हेडक्वार्टर्स यूज होगा, ना कि हेडक्वार्टर। क्लियर होगी इतनी बात? वेजेस और मीन्स का फंडा थोड़ा सा अलग है, वो अलग से पढ़ेंगे। ये वेजेस और मीन्स का फंडा थोड़ा सा अलग है, ये अलग से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इन नाउन्स को थोड़ा नज़रों के आगे से निकालिए फिर से। डियर, शीप, फिश, स्पीसीज, सीरीज, एयरक्राफ्ट, वकेशन, ऑफस्प्रिंग, इशू, वेयर अबाउट्स, हेडक्वार्टर, ये ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। ध्यान से सुनना मेरी बात, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ियों को ऐसा लगेगा ये फर्स्ट कैटेगरी जो नहीं थी अपनी कि सीनरीज नहीं होगा, ये उस कैटेगरी में ले जाते हैं कई लोग इनको। अरे ये वो बात नहीं है, सीनरी के साथ तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी ना, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ तो आ रही है ना, देखिए आ रही, ये उस कैटेगरी में मत भेज देना। कहीं मैंने कहा कि इसमें ऐसा मत, देखो इधर देख, इसमें तो ऐसा आ रहा है, इसमें ऐसा आ रहा है, इसमें ऐसा आ रहा है, इसमें ऐसा आ रहा है, तो ये वो कैटेगरी नहीं है, ये अलग कैटेगरी है। हमने पहले ऐसे नाउन पढ़े जो हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे, फिर ऐसे पढ़े जिनको जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर ही हैं, फिर ऐसे पढ़े जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, फिर ऐसे पढ़े जो दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन होते प्लूरल हैं। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन बस इनमें स्पेलिंग चेंज मत करना। 1 हिरण हो, 20 हिरण हो, डियर ही रहेगा। 1 भेड़ हो, 20 भेड़ हो, शीप ही रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात? 1 हेडक्वार्टर हो, 20 हेडक्वार्टर हो तो भी हेडक्वार्टर्स ही रहेगा, 1 हो तो भी हेडक्वार्टर्स ही रहेगा। क्लियर? चलो इसके बेस पे ये 4 सेंटेंसेस हैं, करके दिखाओ जरा एक बार। वेयर अबाउट्स माने पता ठिकाना, वेयर अबाउट्स माने पता ठिकाना, ठीक है। कोई कहीं जहाँ पे रहता है उसके वेयर अबाउट्स, उसका पता ठिकाना, उसका एड्रेस, उसका रेजिडेंस।
इनको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात और मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखेंगे वो भी सुन सकते हैं ना। देखो समझना यार, है क्या चीज़ ना, जैसे मैंने आपको लोगों को एक फैसिलिटी दे रखी है डाउट वाली, है ना, कि आप व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाता है, जिस नंबर से आपने एडमिशन ले रखा है उस नंबर से आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो, आपको डाउट वाला नंबर मिल जाता है डायरेक्ट मेरे से, है ना। कोई स्टाफ वगैरह उसको हैंडल नहीं करता है, खुद ही देखता हूँ मैं। तो होता क्या है ना, जैसे आप खुद सोचो यार, खुद एक बार खुद सोचो कितने मैसेज आते होंगे, ठीक है। 1200 से 1500 के आसपास की एवरेज रहती है, उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। आपको भी पता है कि ये फैसिलिटी आपको पूरा आप एसएससी का कोई भी टीचर देख लो, सीडीएस का कोई टीचर देख लो, एनडीए का कोई टीचर देख लो, कोई टीचिंग एग्जाम, मतलब कहने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी टीचर देख लो, उसके पास अगर 50 बच्चे भी आते हैं ना तो भी वो नहीं दे सकता। समझने की कोशिश करिए कि ये एक फैसिलिटी है जिसमें मैं ये खुद करने के चक्कर में ना बैच ज़्यादा लॉन्च नहीं कर पाता हूँ। बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर यूट्यूब पे वीडियो इतनी क्यों नहीं आती आपकी, सर आप बैच भी 1-2 ही पढ़ाते हो, अब तो यही एक बैच रह गया और कोई बैच मैं लॉन्च भी नहीं कर रहा। क्योंकि यार घलाई भाई 3-3 4-4 घंटे डाउट रिप्लाई करके, क्योंकि सबको तो टाइप करके नहीं समझा सकता, कुछ टाइप करके समझाने वाले होते हैं, कुछ बोल के समझाने वाले होते हैं। तो अपनी तरफ से यार मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अभी मैं ना, जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे उनको तो खैर नहीं पता चलेगा, मैं अभी 5-6 दिन के लिए गाँव गया था, ठीक है। वहाँ पे भी कैसी भी सिचुएशन थी, सुबह जा रहा हूँ, फ्रेश होने जा रहा हूँ, वहाँ भी रिप्लाई कर रहा हूँ। कल एक पिछली क्लास में एक बच्चे ने कुछ कमेंट किया, मैं थोड़ी चिढ़ भी गया कि 5 दिन के बाद ही करूँगा ये वो, लेकिन मैं उस टाइम पे भी कर रहा था, तभी वो इतनी जल्दी निपट पाए। अभी बस 1-2 दिन के पेंडिंग रह गए, बाकी मोस्टली मैंने निपटा दिए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा समझिएगा, आपको कभी अगर रिप्लाई ना मिले, थोड़ा लेट हो जाए, 5-7-10 दिन लेट हो जाए, तो समझ जाना कि ये कहीं गया हुआ या बहुत बीमार है भाई। वरना बहुत यार समझो कि इस चीज़ के लिए ना आप रिप्लाई देखना, अक्सर आपको रात को 3 बजे 4 बजे तक भी रिप्लाई मिल रहे होते हैं। कई बार मैं शाम को 3-4-5 बजे बैठता हूँ शाम को रिप्लाई करने, और मुझे सुबह के 5-5 भी बज जाते हैं। बिकॉज वो एक प्रॉमिस है मेरी साइड से कि मैंने कोई चीज़, मैंने सर्विस आपको कमिट कर दी तो फिर वो मुझे पूरी करनी है। उसके कारण मेरी फैमिली लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रहती है इसी चक्कर में, जब मतलब कि तुम्हारा काम ही खत्म नहीं होता यार, अब मैं क्लास ले रहा हूँ, अब मैं स्लाइड बना रहा हूँ, अब मैं डाउट बता रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, सारा दिन यही चलता रहता तुम्हारा। तो बस थोड़ा सा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कई बार ना बच्चे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो अच्छा नहीं लगता। कई बार ना ऐसे लिख देंगे, सर आपने बोला था 48 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा, 72 आवर्स हो गए, डाउट रिप्लाई नहीं करना होता तो ऐसी बातें क्यों बोलते हो, कमिटमेंट क्यों करते हो। ज़्यादा नहीं है, 1000 में से कोई एक आधा ही होता है ऐसा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा ना बड़ा जी दुखता है उससे। तो यार मैं मेरी तरफ से जितना एक टीचर कर सकता है कंटेंट वाइज या कोई और भी फैसिलिटीज़ हैं, मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए मैक्सिमम ही करूँगा। जब ये बैच ख़त्म होगा, आप सारी वीडियोस देखोगे, आपके दिल से आवाज़ आएगी यार जितनी फीस दी है इस बंदे ने उससे ज़्यादा दी है। बस थोड़ा सा समझना, ये डाउट वाली फैसिलिटी ना एक एक्स्ट्रा सर्विस है मेरी तरफ से। उसको आपकी जो फीस है वो कोर्स की फीस है, आप मेरे को उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। हालांकि मैं अपने आप को खुद ही बहुत बाध्य कर लेता हूँ यार, मैं अपने आप पे खुद ही बहुत कंडीशन लगा लेता हूँ कि अमन यार तूने बोला है तो तू करेगा, ये तेरा काम है अमन, ये कोई एक्स्ट्रा तू उन पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तेरा काम है, तूने फीस में उसका पार्ट समझा है तो तू उसको कर। मैं खुद ही अपने आप को बहुत प्रेशराइज करके रखता हूँ यार उस काम के लिए। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि देखो 48 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, उसके बाद अगर 1-2 दिन डिले होता है तो कोशिश करिए समझने की, यार कहीं गया हो सकता है, यार कहीं तबीयत खराब हो सकती है इसकी। हालांकि मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी उस काम को करता रहता हूँ कि कहीं भी गए हैं, कहीं फ्लाइट में बैठ रहे हैं उससे पहले कर देता हूँ चलो रिप्लाई, वॉशरूम गए हैं वहाँ बैठे हैं उस टाइम रिप्लाई कर देता हूँ। कैसे ना कैसे करके अपनी तरफ से मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाए। चलो छोड़ो, आ जाओ। Lalu Prasad Yadav has 9 offspring, still he faces no problem in providing facilities to them। ठीक है, लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे हैं, फिर भी उसको, स्टिल का मतलब यहाँ पर फिर भी है, कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक स्टिल एडवर्ब भी होता है। अगर मैं कहूँ ना शी इज स्टिल क्राइंग, वो अभी भी रो रही है ना, जैसे सो फार अभी तक, ये भी एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। स्टिल एक एडवर्ब भी होता है और एक स्टिल कंजंक्शन भी होता है। वो सेंटेंस देख के आपको पता चल जाएगा ना। एक तो अभी भी वाला मीनिंग होता है, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है, ही इज स्टिल स्टडिंग, वो अभी भी पढ़ रहा है, ही इज स्टिल प्लेइंग, वो अभी भी खेल रहा है,
तो ये एडवर्ब है। जो फिर भी वाला है ये कंजंक्शन है, ठीक है। लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे हैं, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग का मतलब जब बच्चे होता है तो इसका प्लूरल वर्जन पॉसिबल नहीं है। एस यहाँ पर नहीं आएगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो, 9 है तो ऑब्वियसली प्लूरल है, ये 9 लिखा तो ऑब्वियसली प्लूरल है, बस इसमें एस नहीं आ रहा, ठीक है। आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकते हैं भाई, डिपेंड करता है। जैसे 1 हिरण 5 हिरण, ये वाला ये जो डियर लिखा हुआ प्लूरल है, बस इसमें स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। ये ऐसे नाउन है, इनको आप सिंगुलर बनाए प्लूरल बनाए, बस स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, इतनी सी बात है। क्लियर हो इतनी बात। अब यहाँ पे हैव मत लगा देना कहीं, यहाँ पे हैव लगा दो। लालू प्रसाद के हिसाब से आएगी वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है ना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट इसमें लालू प्रसाद यादव है, हाँ कि ना। अगर मानसी हैज़ 10 बैग्स लिखा हो तो मानसी सब्जेक्ट है, हैज़ वर्ब है, 10 बैग्स तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। 10 बैग्स के हिसाब से थोड़ी वर्ब आएगी, वर्ब तो मानसी के हिसाब से आएगी। तो इसके चक्कर में इस वर्ब को मत चेंज कर देना कहीं तुम, ये वर्ब लालू प्रसाद यादव के हिसाब से आएगी, और जो सब्जेक्ट और जो कि सिंगुलर एक व्यक्ति है, हाँ कि ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भले ही प्लूरल है, ना ही लिखा हो तो प्लूरल है, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ी वर्ब आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। क्लियर, इस पे आ जाओ जरा। देयर आर ओनली 2 फिशेज लेफ्ट इन द पॉन्ड, सिर्फ 2 ही मछलियां बची हैं तालाब में, बाकी सब किसी अननोन बीमारी के कारण मर गई। ओइंग टू, ड्यू टू, ओइंग टू और ड्यू टू एक प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है, ये किसी कारण को बताने का काम आते हैं। ये ना ओइंग टू ड्यू टू, ये पूरा प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन है। ये डिजीज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अननोन इसके लिए एडजेक्टिव है। बाकी आप सब लोग कर लोगे। यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मछलियों की संख्या की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, तो सिंगुलर प्लूरल इसका सेम रहेगा, फिश ही आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ओसामा के जो वेयर अबाउट थे, ओसामा के जो पते ठिकाने थे, उनका पता लगाया गया अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पे वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं है, वेयर अबाउट सी वर्ड यूज आपको करना पड़ेगा। क्लियर। उसकी जो सैलरी है वो पर्याप्त नहीं है एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे 9 मुद्दे मतलब है कि 9 बच्चे, उसकी जो सैलरी है वो पर्याप्त नहीं है, उसकी सैलरी पर्याप्त नहीं है एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। किन की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए? 9 मुद्दे की 9 बच्चे। पढ़ते पता चल रहा ना कि यहाँ पे 9 बच्चे मतलब है, मुद्दों की एजुकेशन थोड़ी होगी, बच्चों की एजुकेशन होगी। तो फिर उस केस में यहाँ पर एस का यूज नहीं हो पाएगा, 9 इशू आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब वो वेजेस और मीन्स वाला देखते हैं, है ना। वेजेस और मीन्स वाला देखते हैं। पहले तो सिंपल जो जो बात है वो पढ़ते हैं, फिर जो कंफ्यूजन है वो बताता हूँ। देखो समझना, पहले जो बातें लिखी हुई हैं इसके बेस पर एक सवाल है, इसके बेस पर ये क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो आपको कंफ्यूजन आएगा, मैं बोलूँगा कि वेजेस ही होता है, वेज कुछ नहीं होता, फिर तुम कहोगे हमने वेज लिखा हुआ देखा है, तो उसकी बात करेंगे। मैं कहूँगा मीन्स ही होता है, मीन कुछ नहीं होता, फिर तुम कहोगे मीन लिखा देखा, उसकी बात करेंगे। ये आगे आएगा, जो आपका डाउट है उसको क्लियर करेंगे बाद में, पहले एक बार इस पे आइए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, स्पेलिंग इनकी यही रहेगी। यानी वेज कुछ नहीं होगा, वेजिज ही होगा, मीन्स कुछ नहीं होगा, मतलब मीन कुछ नहीं होगा, मीन्स ही रहेगा, ठीक। अब कौन सा कब लगाते हैं जरा ध्यान से सुनना समझना, क्या लिखा हुआ है। अगर वेजिज का मतलब, अगर आपके सेंटेंस में वेजिज का मतलब इनकम सैलरी ये सब है, तो उस केस में आप इसको प्लूरल मानोगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे। लेकिन अगर वेजेस का मतलब किसी चीज का आउटकम, रिजल्ट, परिणाम है, तो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार वर्ब यूज होगी, सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। सेम ऐसा ही मीन्स का फंडा है। अगर मीन्स का मतलब इनकम या रिसोर्सेज है तो उस केस में तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन अगर इसका मतलब किसी काम को करने का तरीका, चैनल, माध्यम, मीडियम, चैनल, माध्यम, तरीका, ये मतलब है, तो उस केस में जो वर्ब है वो मीनिंग के अकॉर्डिंग आएगी, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। फिर से देखिए, वेजेस या मीन्स का अगर मतलब इनकम, सैलरी, रिसोर्सेज ये वाला है तो प्लूरल मानना। अगर इनका मतलब जैसे वेजेस का मतलब आउटकम, रिजल्ट, परिणाम, और इसका मतलब मीडियम, चैनल, माध्यम है, तो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आएगा। ठीक, करो ट्राई, ये 4 सेंटेंसेस एक बार करो ट्राई।
मीनिंग देखो, चारों का मीनिंग देखो, क्योंकि बात मीनिंग पे बेस्ड है ना। वेजेस का मतलब अगर इनकम एंड रिसोर्सेज है तो प्लूरल, मीन्स का मतलब इनकम एंड रिसोर्सेज है तो प्लूरल, वेजेस का मतलब रिजल्ट और आउटकम है तो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार, मीन्स का मतलब अगर मीडियम या चैनल है तो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। तो मेन बात मीनिंग है। तो एक काम करो, चारों के मीनिंग निकालो और फिर ट्राई करो किसमें क्या आएगा। हाँ जी, आ जाइए, करें शुरू। अब पहले सेंटेंस में वेजेस का आपको क्या मतलब निकल रहा है, इनकम रिसोर्सेज वाला। इनकम रिसोर्सेज वाला मीनिंग निकल रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। दूसरे वाले में ये कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है, पाप का अंत मौत होता है, पाप का परिणाम मौत होता है। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या निकला, आउटकम रिजल्ट वाला। और एक ही रिजल्ट दे रखा है तो समझ जाओ सिंगुलर की तरह से ट्रीट करना है, तो वर्ब सिंगुलर ही आई हुई है, तो इसका मतलब ये नो एरर होगा। क्लियर हो इतनी बात। अच्छा, उसकी जो आय है, उसके जो मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो पहली बात तो मीन वर्ड नहीं यूज होगा, मीन्स यूज होगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि इनकम रिसोर्सेज वाला इसका मतलब है। इसमें देखिए, ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम है जैसे कि टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, ये सब जिंदगी की अब ज़रूरत बन चुके हैं, है ना। तो यहाँ का मतलब मीडियम चैनल माध्यम है, और एक से ज़्यादा माध्यम की बात हो रही है, एक्सेट्रा भी लगा रखा है, प्लूरल बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यानी यहाँ पे ये हैज़ बिकम नहीं, हैव बिकम आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो मैं यार नीचे लिख देता हूँ, कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कहीं सोचे दा और मीन्स के बीच में है बनाना, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा, दो चार हैं ऐसे नकली। यहाँ पे हैज़ की जगह अब लास्ट में लिखूंगा तो सोचेंगे कि लास्ट में लिखना है। इतने मूर्ख तो नहीं होंगे यार बच्चे, हैं इतने मूर्ख भी हो सकते हैं क्या, चार पांच बताओ, इतने मूर्ख भी हो सकते हैं क्या चार पांच। चलो आ जाओ, अब बात कर लेते हैं अपन वेज और वेजेस की। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया कि वर्ड वेजेस ही रहेगा, जैसा मैंने पढ़ाया कि वर्ड जो है वो वेजेस ही रहेगा, मीन्स ही रहेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो डिक्शनरी में लिखा देखा है, वेज लिख रखा है। तो आओ जरा समझ लो, आओ जरा समझ लो कि वेज कब लिखते हैं, क्या उसका मतलब होता है। ठीक है, देखो बेसिकली है क्या, जनरली तो मंथली होती हैं चीज़ें, मतलब पर मंथ होती हैं। कहने का मतलब जो आपको सैलरी मिलती है वो पूरे महीने की मिलती है, ज़्यादातर प्रोफेशन के अंदर मंथ की सैलरी होती है ना। तो उसको तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सैलरी। अदरवाइज अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है, अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हों, पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हों, पर वीक के हिसाब से पैसे मिलते हों, है ना। जैसे पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था, वहाँ पे पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते थे। मैंने जो शुरुआत करी थी 150 रुपीज़ पर आवर से शुरुआत करी थी, 150 रुपये पर आवर मिलते थे कि 1 घंटा पढ़ाओगे तो 150 रुपये मिलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, वो जो कहने का मतलब महीने से कम का अमाउंट होता है, अगर आप महीने से कम की डील पे हो तो फिर सैलरी वर्ड यूज कर पाते हैं, फिर वेजेस वर्ड यूज करते हैं। वेज क्या होता है समझना, वो जो अमाउंट डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मुझे पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते थे 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये, ये जो 150 रुपये हैं ये वेज है आपकी। ठीक है। अब मान लो उस महीने में मान लो मैंने 100 घंटे पढ़ा दिया, उस महीने के अंदर मैंने 100 घंटे पढ़ा दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके ये जो अमाउंट आया ये कहलाएगा वेजेस। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो पर वीक, पर डे, पर आर का जो अमाउंट डिसाइड हुआ उसको कहते हैं वेज, और जो टोटल पैसा मिलता है उसको कहते हैं वेजेस। तो 99% बात हमेशा ऐसी करी जाती है, उसकी टोटल सैलरी की बात करोगे, है ना। ये वाला वर्ड तब यूज़ कर सकते हैं, सरकार ने मिनिमम वेज को बढ़ा दिया। जैसे आपने सुना होगा मनरेगा या ऐसी स्कीम होती हैं कि रोज़ की दिहाड़ी 200 रुपये मिलेगी मजदूर को। अब सरकार को तो नहीं पता ना तुम टोटल कितने दिन आओगे साल में, सरकार को तो नहीं पता, सरकार उस 220 को 200
240 कर सकती है, 260 कर सकती है। तो सरकार तो मिनिमम वेज बढ़ा सकती है, वहाँ पे ये वेज वर्ड दिखेगा। अदरवाइज 99% आपको ज़िंदगी में भी ओवरऑल टोटल सैलरी, टोटल इनकम की बात करनी होती है, इसलिए आप वेजेस वर्ड का ही यूज़ होता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, इस पे आ जाइए ज़रा। मीन्स को देख लो। अब आप कहोगे सर जैसे मैंने कहा कि भैया मीन्स वर्ड यूज़ होगा, मीन कुछ नहीं होगा। फिर कहोगे सर हमने तो देखा है मीन। तो बच्चे ऐसा हो सकता है कि आपने जो मीन देखा वो एडजेक्टिव के रूप वाला देखा हो, मतलबी वाला मीनिंग देखा हो आपने कि राधिका इज़ अ मीन गर्ल, राधिका एक मतलबी लड़की है। यहाँ पे मीन आ गया, लेकिन ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग कुछ और है। हो सकता है कि तुमने जो मीन देखा वर्ब वाले स्ट्रक्चर में देखा हो। दे मीन टू से दैट यू आर अ फूल, उनका कहने का मतलब ये था कि तुम बेवकूफ़ हो सकता है कि ये वाला मतलब हो। और हो सकता है कि नाउन के रूप में ही देखा हो लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो। जैसे मीन का एक मतलब एवरेज भी होता है, तो 2 और 12 का मीन जो है वो 7 है। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ, कई बार क्या होगा, जैसे क्लास में मैंने आपको कुछ बात पढ़ाई, आपने डिक्शनरी में या कहीं देखा तो वो बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, तो एक बार थोड़ा देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया कि वर्ड मीन से यूज़ होगा, मीन कुछ नहीं होता। मैंने ये बात आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाई, और क्या मीनिंग के लिए पढ़ाई, क्या मीनिंग हो तब पढ़ाई कि अगर उसका मतलब इनकम रिसोर्सेज हो तो भी मीन्स यूज़ होगा, मीडियम चैनल माध्यम हो तो भी मीन्स यूज़ होगा। वर्ब कैसी आएगी वो आपको मैंने पढ़ाया कि वर्ब इनकम वाले केस में प्लूरल आएगी, मीडियम चैनल माध्यम वाले मीनिंग के अंदर सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आएगी। आप रट के बैठ गए और फिर जब आपको ये सेंटेंस दिखे आपका दिमाग खराब हो गया। तो सोचना ना, मैंने वो बात नाउन चैप्टर में पढ़ाई है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब है। मैंने बात नाउन चैप्टर में भी किस मीनिंग में पढ़ाई है और यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो ये वाली बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि क्लास में जो बात पढ़ाई जाए वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए पढ़ाई जा रही है, किस मीनिंग के लिए पढ़ाई जा रही है। आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, इन पे आइए ज़रा। कंपाउंड नाउन याद है? कंपाउंड नाउन, गोल्ड मेडल, एयर कंडीशनर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कुछ याद आया? जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही चीज़ का नाम होते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही चीज़ का नाम होते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। यहाँ पर जरा देखने की कोशिश करना, ब्रदर इन लो, साला, जीजा, जेठ, देवर, सबको ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, अब जब इसका प्लूरल करेंगे तो वो लॉ में एस लास्ट में नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। इस बात को समझने के लिए इसको थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो प्रीपोजिशन के साथ नाउन से एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज बनते हैं, कुछ याद आ रहा है? तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो इन लॉ आपने लिखा ना, इन प्रीपोजिशन और लॉ साथ में नाउन, ये बेसिकली एक एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम करा ब्रदर के लिए। कौन सा ब्रदर? ब्रदर इन लॉ। किताबों में अक्सर ऐसे लिखा होता है, दोनों में से जो इंपॉर्टेंट नाउन है ना उसमें एस लगेगा। अब ये इंपॉर्टेंट नाउन कैसे ढूंढ के निकालेगा कोई? कैसे सोचेगा लॉ इंपॉर्टेंट है कि ब्रदर इंपॉर्टेंट है? फंडा जो असलियत में वो ऐसा है, देखो जैसे लिखा कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे जो इन और चीफ है ये दोनों एडजेक्टिवल फ्रेज बना रहे हैं कमांडर के लिए। इसमें मामला आसान है, सौतेली बेटी तो स्टेप ने डॉटर की विशेषता बताई, तो ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर जाएगा ये स्टेप। हाँ के ना, ये इन लॉ जो है ये आया ब्रदर के लिए, ये जो कमांडर इन चीफ है या कमांडर के लिए, स्टेप आया डॉटर के लिए। ऐसे कौन सा मैनेजर? जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, अलग अलग टाइप के, रिटेल मैनेजर। तो ये जो जनरल है इसने मैनेजर की विशेषता बताई। हाँ के ना, कि कैसा मैनेजर? ऐसी बुक शेल्फ है। कौन सी शेल्फ है जी? बुक शेल्फ, कपड़े रखने की शेल्फ, क्लोथ शेल्फ, शू शेल्फ। तो ये क्या है? ये शेल्फ की विशेषता बता रहा है जी, कैसी शेल्फ है ये। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बेसिकली आचरण करने के जो टर्म्स एंड कंडीशन है। आप जब कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो वहाँ की कोड ऑफ कंडक्ट की एक बुक होती है, उसमें सब लिखा होता है कि आपको किस सीनियर के साथ ये नहीं कर सकते, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, आपको छुट्टी लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कितनी क्या छुट्टी मिल सकती है, पूरा रूल बुक होती है वो। तो कोड ऑफ कंडक्ट, किस चीज़ के कोड मतलब है बेसिकली लॉ, है ना, मतलब बेसिकली फिक्स रूल। कोड का मतलब है रूल, किस चीज़ के रूल? कंडक्ट के रूल। कौन से रूल? कंडक्ट के लिए कौन से? ऑफ प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन से
एडजेक्टिव फ्रेज बना। ऐसी कौन सा ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज, तो इसने ऑफिसर की विशेषता बता दी। कौन सा सर्वेंट, मेड सर्वेंट, इसने क्वालिफाई कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब ये दो नाउन लिखे जाते हैं, जब दो नाउन को आप कंपाउंड नाउन की तरह से यूज में लेते हो, तो एक नाउन बेसिकली दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा होता है। और यही आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा नाउन एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है और कौन सा नाउन सही में अभी भी नाउन है। जो नाउन होगा एस उसमें लगेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ब्रदर पे मतलब ब्रदर नाउन बचा है, तो ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, स्टेप डॉटर्स, जनरल मैनेजर्स, बुक शेल्स कर लेना यार ये ना, कोड्स ऑफ कंडक्ट, ऑफिसर्स इंचार्ज, मेड सर्वेंट्स, ये ऐसे चलेगा। क्लियर हो गया? अब कुछ इसमें थोड़े ट्रिकी भी हैं, थोड़े अजीब भी हैं, आओ देखने की कोशिश करो। अब ये वाले जो तीन वर्ड हैं, ये कोई कंपाउंड नाउन होते भी नहीं है, लेकिन बुक्स में अक्सर यहीं पढ़ाए जाते हैं, बाकी सब भी यहीं पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कोई कंपाउंड नाउन वगैरह भैया है नहीं, ये कोई कंपाउंड नाउन वगैरह है नहीं, क्योंकि कंपाउंड नाउन कब बनता है, कंपाउंड नाउन तब बनता है जब दो नाउन हो। यहाँ पे दो नाउन है ही नहीं। लुकर ऑन का मतलब होता है चश्मदीद, लुकर ऑन का मतलब होता है चश्मदीद, है ना। पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ जो ऐसे खड़े होकर देख रहे होंगे वो कहलाएंगे लुकर ऑन, है ना। और जो उस एरिया से गुजरे थे वो कहलाएंगे पासर बाय। तो इनका जब प्लूरल करते हो तो प्रीपोजिशन में एस मत लगा देना, कहीं प्रीपोजिशन में एस लगा दो, तुम ऑन्स लिख दो, बायज लिख दो, वो एस यहाँ लगेगा, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? ऐसी बैगफुल माउथफुल, इनका क्या मतलब होता है? आपने अक्सर मम्मियों को ऐसे कहते हुए सुना होगा, है ना। कई बार क्या करते हो, जैसे तुम खाना वाना खा लिया 1 घंटे बाद ही, अरे मम्मी खाने का कुछ बना लो ना, तो मम्मी जो है वो कहेगी अरे आदमी है कि राक्षस है, अभी तो बोरा भर के पॉपकॉर्न खाए थे, बोलती मम्मी ऐसे। तो बैग फुल का मतलब होता है इतनी क्वांटिटी जो एक बैग में आ जाए, माउथ फुल इतनी क्वांटिटी जो एक बार में मुंह के अंदर डाली जा सके। ठीक है, तो इनको अक्सर अपन सार्काज़म वाले टर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब इनका जब प्लूरल करोगे, ये वर्ड ही एक है यार, इनमें कोई स्पेस दिख रहा है आपको, बैग और फुल के बीच में, माउथ और फुल के बीच में? अब ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि टीचर वर्ड का प्लूरल करना है, मान लो टीचर वर्ड का प्लूरल करना है, तो ऐसा थोड़ी कर दोगे कि ये एस बीच में लगा दो, टीचर लिख दोगे क्या? अगर पूरा वर्ड ही एक है तो एस कभी बीच में घुस पाएगा? तो जब ये वर्ड ही एक है तो इनके तो ऑब्वियसली लास्ट में ही लगेगा ना यार, इनके बीच में थोड़ी आ जाएगा भाई। क्लियर हो गया? ठीक, और देखो ये वाले तीन और ज़्यादा टेढ़े हैं, ये वाले जो तीन हैं ये और ज़्यादा टेढ़े हैं। ध्यान देना, अगर कभी मैन या वुमेन शब्द के साथ प्रोफेशन दिया हो, अगर कभी मैन या वुमेन शब्द के साथ प्रोफेशन गिवन हो, जैसे मैन डॉक्टर, वुमेन टीचर, मैन लॉयर, मैन टीचर, अगर कभी मैन या वुमेन शब्द के साथ प्रोफेशन दिया हो तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, दोनों जगह प्लूरल होगा। अगर मैन या वुमेन शब्द के साथ प्रोफेशन दिया हो तो उस केस में याद रखना दोनों जगह पे प्लूरल होगा। MEN मैन का प्लूरल MEN भी होगा और साथ में इसमें प्लूरल होगा। वुमेन का प्लूरल MEN लगा के यहाँ पे ये भी करेंगे, साथ में ये भी करेंगे। ठीक है, ऐसी दो वर्ड है अटॉर्नी जनरल और डायरेक्टर जनरल। सेम बात अटॉर्नी जनरल के लिए, सेम बात डायरेक्टर जनरल के लिए। ध्यान से सुनना, इसके दोनों पॉसिबल है, ऐसे भी और ऐसे भी। फंडा क्या है आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक पोस्ट का नाम है, तो देश पे डिपेंडेंट है कि वो नाउन किसको मानते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जो पोस्ट के नाम ऐसे चलाते हो, देखो अटॉर्नी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, तो वो जनरल को फिक्स रखेंगे और अटॉर्नी को मूव कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल ऐसे। और कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जो अटॉर्नी को फिक्स रखें, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी लेफ्टिनेंट, अटॉर्नी, ये वो तो देश पे डिपेंडेंट है ना, वो अपनी पोस्ट के नाम कैसे रखता है, हाँ के ना। तो जो देश अटॉर्नी को फिक्स रखते हैं वो तो अटॉर्नी में एस लगाएंगे, जो देश जनरल को फिक्स रखते हैं वो जनरल में एस लगाएंगे। और हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश में ये प्रेफर होता है अटॉर्नी में एस लगाना, हालांकि ये भी गलत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में ये वाला सवाल इनको बनाना चाहिए, ज़बरदस्ती मजे लेने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही सही होते हैं। सेम बात डायरेक्टर जनरल पर भी अप्लाई होती है, अटॉर्नी जनरल हो, डायरेक्टर जनरल हो, बात एक ही है। क्लियर है? चलो, अब इस पे बेस्ड ये सवाल है, जल्दी जल्दी कर दो, 5 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ईजी है, करिए ज़रा।
एक यार ये जो पीछे सेंटेंस गया था ये समझ तो आ गया था ना, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इसका मतलब है यहाँ पे वेजेस का मतलब परिणाम, पाप का परिणाम मौत होता है। यहाँ पे वेजेस का मतलब निकल रहा आउटकम, परिणाम। ये प्रोवर्ब है, एक कहावत है ये। इनको करो जरा जल्दी से। चलो लगे हाथ, इनको भी कर दो, इनको भी कर दो। चलो जी, आ जाओ। कुछ पेन स्टैंड वहां पड़े थे लेकिन उनमें से किसी में भी कोई पेन नहीं था। तो यहाँ पे आपको पेन स्टैंड, कौन सा स्टैंड जिसमें पेन रखे जाते हैं, तो पेन एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा था, स्टैंड नाउन बन रहा था। तो यहाँ पे आपको पेन स्टैंड्स लिखना चाहिए था। सारे के सारे जो मेल टीचर्स कह सकते हो, मेन टीचर्स कह सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, मेल टीचर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। मेन टीचर्स, मेल तो देखो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो उसका तो ऐसे लगेगा नहीं उसमें, तो वो तो मेल टीचर ही लिखा, मेल्स टीचर्स नहीं लिखा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर नाउन से अगर आप मैन या वुमेन लिखो, और कोई वर्ड नहीं, ध्यान रखना ये वाली बात ऐसे हर एक पे मत लगा देना, ये वाली बात हर पे मत लगा देना, कहीं कुछ भी और वर्ड लिख रखा हो यहाँ पे और तुमने ये वाला फंडा लगा दो। सिर्फ मैन और वुमेन वर्ड के लिए है ये वाली बात। ये बात सिर्फ मैन और वुमेन वर्ड के लिए, कि मैन और वुमेन वर्ड हो और उसके साथ प्रोफेशन दिया हो तो दोनों जगह प्लूरल होगा। तो यहाँ पे MEN भी होगा और ये प्लूरल भी होगा। अब सुनने बोलने वालों को हो सकता है कि ये वाली बात बाकी सारों में बाकी सबसे अलग है, हटके है, तो अजीब लगेगी, तो वो इसमें गलती करेगा, जबकि ये नो एरर। सारे के सारे मैन टीचर जो थे स्कूल के वो प्रेजेंट थे मीटिंग में। अच्छा, उसने उसने अपने सालों को इनवाइट किया पार्टी में, जीजों को इनवाइट किया, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसने अपने सालों को या जीजों को इनवाइट किया पार्टी में। अब यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, इसमें प्लूरल कैसे बनता है, ब्रदर में ऐसा लगा के बनता है, आपने लॉ इसमें लगा दिया। पुलिस ने सवाल जवाब किया जितने चश्मदीद थे उनसे, उस मर्डर के बारे में, उस एक्सीडेंट के बारे में, तो इसका प्लूरल कैसे बनता है, एस लुकर पे आता है कि प्रीपोजिशन पे एस लगा देते हैं। रजत एक बैग फुल खा गया पॉपकॉर्न का, यानी एक बोरा खा गया पॉपकॉर्न का, रियलिटी में बोरा नहीं खाया, एग्जेजरेट कर देते हैं, सरकाजम में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वर्ड ही एक है तो इसको तो यार लास्ट में लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बैग फुल्स। क्लियर हो गया जी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें फंडा कुछ ऐसा है, इसमें फंडा कुछ ऐसा है, या फिर एक काम करो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जल्दी से जाओ। कोई बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है आज, 15-20 मिनट की क्लास और बची है, फिर छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आके इसको कंटिन्यू करते हैं।
ये जो लुकर ऑन है ये पूरा एक ही वर्ड है, ऐसे मत सोचना ये कोई प्रीपोजिशन है। कहीं लुकर ऑन को तुम ऑन प्रीपोजिशन और अबाउट को प्रीपोजिशन मान लो, पूरा एक ही वर्ड है। चश्मदीद मतलब होता है इसका नाउन है ये, ठीक है। मतलब एक वर्ड का मतलब ये नहीं कि इकट्ठे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये फ्रेज एक ही है, आप इसको नाउन फ्रेज कह लो। चलो नेक्स्ट पे जाओ, इसको समझने की कोशिश करना। अब क्या जनरली तो इंग्लिश के अंदर प्लूरल कैसे होता है, एस लगा के प्लूरल होता है ना। बॉय, बॉयज, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, जनरली तो ऐसे ही प्लूरल होता है, एस लगा के प्लूरल होता है। बॉय, बॉयज, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, हाँ के ना। लेकिन अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड है जो उन्होंने फ्रेंच से उठा लिए, जर्मन से उठा लिए, इटालियन से उठा लिए। उन्होंने क्या करा, उनका प्लूरल वैसा ही छोड़ दिया जैसे उनकी भाषा में होता था। जैसे फिनोमिनन ना, कोई घटना, घटना, तो इसका प्लूरल उन्होंने फिनोमिनन्स ना करके फिनोमिना रख दिया। क्राइटेरियन, किसी चीज़ के होने की कोई कंडीशन, कोई शर्त, क्राइटेरिया, उसका प्लूरल कर लिया। मीडियम का प्लूरल मीडिया भी हो सकता है, मीडियम्स भी हो सकता है। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये वाले प्रेफर होते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ये वाले प्रेफर होते हैं। और हम कौन सी पढ़ते हैं, ब्रिटिश वाली। मीडियम, मीडियम का जो प्लूरल है वो मीडिया होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में मीडियम्स लिखते हैं। स्टेडियम का जो प्लूरल है वो स्टेडिया होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन में स्टेडियम्स लिखते हैं। सर एरर मार्क करूं कि ना करूं, सर मैं एरर मार्क करूं कि ना करूं, तो इसके लिए ध्यान से सुनना। मुझे नहीं लगता कि इस पे सवाल बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकली ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब मान लो आपका सेंटेंस है और उसके अंदर लिखा हुआ है, आपके सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है 2 स्टेडियम्स, 2 स्टेडियम्स, और आगे पूरा सेंटेंस है, ठीक है। तो 99.99% तो उस सेंटेंस में कहीं कोई और एरर आपको मिलेगा, आप उसी को मार्क करना, इसको वीक एरर मान के छोड़ देना। लेकिन अगर बाय चांस किस्मत खराब है कि उस सेंटेंस में कोई और एरर आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप इसको स्टेडियम्स को काट के स्टेडिया करना। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, मुझे बहुत रेयर 0.00001% चांस लगता है कि कभी कोई ऐसा एरर बनाएगा कि स्टेडियम्स को कटवा के स्टेडिया लिखवाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एरर बनवाएगा एग्जामिनर कभी। क्लियर। हालांकि अगर वो बात है कि प्रेफरेंस की बात है कि ब्रिटिश इंग्लिश में कौन सा लिखते हैं, तो ये वाले लिखते हैं, ये वाले। स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया, मीडियम्स का प्लूरल मीडिया। ब्रिटिश इंग्लिश में ये लिखते हैं, अमेरिकन के अंदर ये लिखते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया का जो कण होगा उसको बैक्टीरियम कहेंगे, प्लूरल को बैक्टीरिया। कैक्टस, रेगिस्तान में होता है ना कैक्टस का पौधा, प्लूरल हो जाएगा कैक्टी। सिलेबस का सिलेबाई, रेडियस का रेडिया, ये तो बहुत बार सुना होगा आपने मैथमेटिक्स में भी। ड्रॉ 2 सर्कल्स विद रेडियाई दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, ये तो आपने मैथ्स में खूब देखा है, हाँ क्या ना। अच्छा जी, फंगस का प्लूरल क्या हो जाता है, फंगी। स्ट्रैटम का मतलब, स्ट्रैटम के 2 मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है लेयर, परत, ठीक है। एक परत है तो स्ट्रैटम, एक से ज़्यादा है तो स्ट्रैटा। परत, इसका एक मतलब तो परत वाला होता है, और एक इसका मतलब होता है सिमिलर टाइप के लोगों का समूह, ऐसे लोग जिनकी एजुकेशनल, फाइनेंशियल सिचुएशन सेम है, ठीक है। ऐसे लोगों का अगर एक ग्रुप है तो स्ट्रैटम, और एक से ज़्यादा है तो स्ट्रैटा। ज़्यादातर आपको लेयर वाले मतलब में ही नज़र आएगा। फोकस, जैसे आपने सुना होगा, सर्कल का होता है सेंटर, सर्कल का होता है सेंटर, और एक ये अंडाकार जो शेप होती है इलिप्स, इसके होते हैं 2 फोकस, ठीक है। फोकस का प्लूरल फिर वही बात, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका जो फोकस मतलब इसका जो प्लूरल होता है वो होता है फोसाई, और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसका जो प्लूरल होता है वो होता है फोकसेस। अब हम कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे। सर क्या एरर आएगा, 99.99% नहीं आना चाहिए। आए तो क्या करें, अगर कभी फोकसेस लिखा हो तो क्या करें, तो सेंटेंस में देख कहीं कोई और एरर तुझे मिलेगा, अगर ना मिले तो तू मार्क करियो, वरना इसको इग्नोर करियो, ठीक है। अलुमनस, अलुमनाई, अलुमना, अलुमने, इसको देख लो। हमने जिंदगी में बाकी वर्ड तो कभी बोले ही नहीं, सिर्फ अलुमनाई बोलते हैं। कोई जहाँ का पास आउट होता है तो वहाँ का अलुमनाई कहलाता है। तो जिससे पूछ लो, मैं डीएवी स्कूल का अलुमनाई हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे का अलुमनाई हूँ, है ना, मैं डीटीयू का अलुमनाई हूँ, ऐसे करके बोलेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, आप डिक्शनरी में चेक कर लेना, अलुमनाई वर्ड प्लूरल के लिए लगता है भैया। एक आदमी अपने लिए अलुमनाई नहीं कह सकता, प्लूरल के लिए लगता है अलुमनाई। एक सिंगुलर मेल है, अगर कोई सिंगुलर मेल है, अगर कोई बंदा सिंगुलर है
और मेल है, सिंगुलर है मेल है तो उसके लिए लगेगा अलुमनस, ठीक है। कोई सिंगुलर लड़की है, सिंगुलर है और फीमेल है, कोई लड़की है तो वो अपने लिए कहेगी मैं यहाँ की अलुमना हूँ, कोई लड़का है तो वो कहेगा मैं यहाँ का अलुमनस हूँ। क्लियर। लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ हैं बहुत सारी हैं, लड़कियाँ हैं बहुत सारी हैं तो वो अपने आप को कहेंगी हम यहाँ की अलुमने हैं। और ये अलुमनाई वर्ड प्लूरल के लिए लग सकता है, फिर वो चाहे मेल हो फीमेल हो या उनका कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। ये दोनों के लिए चल जाता है, ये प्लूरल के लिए चलता है, मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए अलाउड है, ठीक। सारी लड़कियां भी कह सकती हैं हम यहाँ की अलुमनाई, सारे लड़के भी कह सकते हैं और कॉम्बिनेशन वाले भी कह सकते हैं। क्लियर, ये ऐसा वर्ड है। तो आगे से ध्यान रखना, अगर तुम अकेले लड़के खड़े हो और तुमसे कोई पूछे तुम कौन से स्कूल के पास आउट हो, तो अलुमनाई नहीं, तुम कहना मैं यहाँ का अलुमनस हूँ। कोई लड़की है तो कहना मैं यहाँ की अलुमना हूँ। और अगर मतलब तुम 4-5 सहेलियाँ खड़ी हो तो हम यहाँ की अलुमने हैं। और तुम 4-5 लड़के हो सकते हो, 4-5 लड़कियाँ हो सकती हो, या कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 लड़के 2 लड़कियाँ, तो तब तुम कहोगे हम यहाँ के अलुमनाई। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट पे आइए, एक्सेस। अब ये जो वर्ड है इनका जो प्लूरल है देखो कैसे हो रहा है। जनरली SEIS लगा के प्लूरल होता है ना, इसका प्लूरल एक्सिस नहीं लिखा मैंने, बस आई के जगह ई कर दिया। एक्सिस क्या होता है? किसी चीज़ की धुरी, वो सेंटर वाली लाइन जिसके अराउंड कोई चीज़ घूमती है, ठीक है। बेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का आधार, प्लूरल देखो कैसे हो रहा है। थीसिस जो PhD के टाइम पे लोग सबमिट करते हैं, प्लूरल देखो कैसे हो रहा है। क्राइसिस को आपदा, प्लूरल देखो कैसे हो रहा है। ओआसिस, आपने सुना होगा रेगिस्तान में कई बार क्या होता है, पूरा मरुस्थल बिल्कुल रेगिस्तान, लेकिन थोड़े से कुछ एरिया में कोई 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा है वहाँ पे पानी मिल रहा है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ऐसा बाकी पूरा रेगिस्तान है, बीच में एकदम से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ओआसिस, उसके लिए वर्ड यूज होता है ओआसिस। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब इसके बेस पर ये सवाल है, जल्दी से करिए फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, आसान है। उस एरिया में हर जगह कैक्टस थे। अब एक एरिया में हर जगह है तो एक पौधा तो होगा नहीं, प्लूरल होंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कैक्टी करना पड़ेगा। सेंटेंस के मीनिंग से पता चल रहा है। और कैक्टी कर दिया तो देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब रियल सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपको प्लूरल करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक इलिप्स के 2 फोकस होते हैं जबकि सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। अब देखो 2 लगा दिया तो 2 बॉय कैसे सही हो सकता है? 2 बॉयज तो करना ही पड़ेगा ना, तो प्लूरल तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो अब अगर अपने पास चॉइस ये हमें ही लिखना है तो हम तो ब्रिटिश वाला लिखेंगे ना, तो फिर 2 फोसाई लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया? अच्छा, कोई टीचर कह रहा है काम करो, इंपैरेटिव है ये, वर्ब लिखी हुई शुरू में, ड्रॉ, बनाओ 2 सर्कल, 2 सर्कल बनाओ जिनकी रेडियसेस 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों। तो यहाँ पे रेडियस का प्लूरल क्या करना पड़ेगा आपको?
रेडियाई करना पड़ेगा। रेडियाई में देख लेना, जहाँ तक मुझे याद है डबल आई आता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरा जो भाई है वो अलुमनस IIT दिल्ली का। अब एक ही भाई की बात करी, सिंगुलर की बात करी, अलुमनाई कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे आपको अलुमनस लिखना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर जाइए। इसको देखिए जरा, कलेक्टिव नाउन्स है ना। कलेक्टिव नाउन्स पहले जरा देख लो एक बार, इस पे एरर कैसे आता है फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखना जरा, अब जैसे सेंटेंस है, पहला सेंटेंस देखो, अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल वेंडलाइज्ड द होल टाउन। अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल वेंडलाइज द होल टाउन, ठीक। एक गुस्साए लोगों की भीड़ ने पूरे के पूरे टाउन को वेंडलाइज कर दिया, मतलब उसमें तहस नहस मचा दी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये तो वही बात हो गई कि जब भी आप इंडियन टीम मत कहा करो भाई साहब, आप कहा करो इंडियन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। मेरी बात आ रही समझ में? आप ऐसे मत कहा करो 5 गैंग्स, आप कहा करो 5 ग्रुप्स ऑफ क्रिमिनल्स। तो फिर कलेक्टिव नाउन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है फिर इस लॉजिक से। तो फिर इस लॉजिक से तो कलेक्टिव नाउन तो बनाने की जरूरत ही नहीं रही। आप हमेशा ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ लगा के बात कर लिया करो। फिर कुछ मेरी बात आ रही है समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो भाई यहाँ पे फंडा ऐसा है कि ये जो लिखा हो ना एंग्री पीपल, गुस्साए लोगों की भीड़ को बोलते हैं मॉब। तो यहाँ पे ये पूरी कथा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो अ मॉब। समझ में आया? ऐसे करके इस पे सवाल आता है। अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स देखिए जिन पर पेपर में सवाल आने की संभावना है। देखिए जरा, लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्राउड भी बोलते हैं, मॉब भी बोलते हैं। नॉर्मल भीड़ होगी तो क्राउड कह देंगे, गुस्साए लोगों की भीड़ होगी तो मॉब कह देंगे। स्टार्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं, क्लस्टर भी कहते हैं। नॉर्मल वैसे गुच्छा सा होगा रैंडम शेप का तो क्लस्टर हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर शेप में, जैसे सप्तऋषि आपने सुना होगा क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में 7 तारे हैं। ओराइन सुना होगा, पोलर बेयर सुना होगा, पढ़ा होगा ना 9वीं 10वीं में। तो अगर कोई पर्टिकुलर शेप में तो कॉन्स्टलेशन कह देते हैं। ऐसे ही पेड़ों के ग्रुप को ग्रुप भी कहते हैं, क्लम्प भी कहते हैं। रैंडम ऐसे बिखरे होंगे, इनमें देख लेना रैंडम वाले के लिए कौन सा है। जहाँ तक ऐसे रैंडम बिखरे होंगे तो ग्रुप हो जाएंगे, एक ही गुच्छे से ऐसे बाहर आ रहे होंगे तो क्लम्प हो जाएंगे। ऐसे करके एक बार चेक कर लेना दोनों का, ये है कुछ ऐसा ही इसमें, गुच्छे वाला और रैंडम वाला ऐसा ही कुछ है। कौन सा किसके लिए लगता है चेक कर लेना। फ्लावर्स के लिए माला बना दूं फ्लावर्स की तो गार्लैंड हो जाएगा। बुक्के बना दूं, वो 14 फरवरी पे पैसे की खराबी समझ ही रहे हो, अलग अलग वो भैया वाइट वाला भी डाल दो, नाम तो पता नहीं, 200 रुपया लग जाएगा। वही गार्लैंड और बुके, माला बना दी तो गार्लैंड हो गया, ऐसे वो सारे गुच्छे में डलवा के ले गए तो बुके हो गया। बीज और फ्लाइज, मधुमक्खियां वगैरह, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वाम बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने सुना होगा। ये बोर्ड का ना फंडा थोड़ा सा अलग है, इसको स्टार मार्क कर लेना। बोर्ड के साथ वर्ब प्लूरल आती, वैसे ये कलेक्टिव नाउन है, बाकी कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, बोर्ड के साथ वर्ब प्लूरल आती है। आपको याद ही करना है, ठीक है। बोर्ड को आपको प्लूरल लेके चलना है, ठीक। कि बोर्ड ने ये किया, बोर्ड हैव ऐसे लिखना पड़ेगा। एक प्रीवियस ईयर पेपर का सेंटेंस है, द बोर्ड वांट्स ऑल द फैसिलिटीज फॉर हिमसेल्फ नहीं, फॉर इटसेल्फ नहीं, फॉर देमसेल्व्स आएगा। बोर्ड के लिए देमसेल्व्स का यूज होगा, बोर्ड का प्लूरल मानना, ये याद रखना, ठीक है। सिंगर्स के ग्रुप को कोयर कहते हैं। आपने देखा होगा एक लीड सिंगर होता है, बाकी पीछे से गुच्छा होता है, ला 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 तो पीछे गाने वाले होते हैं वो कोयर कहलाते हैं। कीज के ग्रेप्स के ग्रुप को, गुच्छे को बंच कह देते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और आपको मेंशन करता हूँ, देखो। अब जैसे कुत्ते के बच्चों को लिटर कहते हैं, तो लिटर लिखते पता चल जाएगा, लिटर ऑफ पपीज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती, पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई ऐसा कलेक्टिव नाउन से बंच है। अब गुच्छा तो चाबियों का भी हो सकता है, गुच्छा तो अंगूरों का भी हो सकता है, गुच्छा तो केलों का भी हो सकता है। तो क्या सिर्फ बंच लिखने से काम चल जाएगा? एक एग्जांपल जो आपको समझाता हूँ। मान लो हमारा कुत्ता है, ठीक है। आर डॉग एट अ बंच। क्या ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो सकता है? बताओ। आर डॉग एट अ बंच, क्या यह सेंटेंस यहाँ खत्म हो सकता है? ऐसे छोड़ दें? नहीं पता चला ना, मिसिंग है, लिखना पड़ेगा। क्या खा लिया उसने?
बंच ऑफ ग्रेप्स खा गया, बंच ऑफ चाबियों का छल्ला गुच्छा खा गया, बंच ऑफ कीज खा गया था वो है। फिर सुबह कैसे कैसे निकलवाई डॉक्टर से वो तो हमें पता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई कलेक्टिव नाउन है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज होता है, फिर आपको मेंशन करना पड़ता है कि वो किस चीज़ का है। अगर वो एक ही चीज़ के लिए यूज होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मॉब जो है गुस्साए लोगों की भीड़ होती है, गुस्साए कुत्तों की भीड़ को मॉब नहीं कहते हैं, तो वहां पे दिक्कत नहीं है, वहां पे सीधा मॉब लिख दोगे चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई नाउन है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज होता है तो फिर आपको मेंशन करना पड़ता है। बिल्लियों के झुंड को क्लाउडर कहते हैं। ऐसे ही ताश के ग्रुप को, भेड़ियों के ग्रुप को, हाउंड होते हैं बड़े शिकारी कुत्ते, उनके ग्रुप्स को पैक होते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स, पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ हाउंड्स। ट्रेन और कैरेजेस, कैरेजेस और फॉलोअर्स, बोगी होती है ना ट्रेन की जो बोगी उसको बोलते हैं कैरेजेस। कैरेजेस या फिर जैसे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, जैसे माता वैष्णो देवी के वहाँ जाते हैं तो पूरी ऐसे लाइन लगी हुई है, तो उनको बोलेंगे ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स। या कैरेज, मतलब कैरेज के कलेक्शन को तो ट्रेन आप बोलते ही हो, है ना। और अगर श्रद्धालु लाइन में लगे हो तो उनके लिए ट्रेन यूज कर सकते हो, ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स। बुलेट या शॉट्स, लगातार लगातार कोई चीज़ जब जैसे मान लो विराट कोहली लगातार 4 चौके मार दे तो उसको कहेंगे वॉली ऑफ शॉट्स, ठीक है। ऐसे ही अगर गन से भी लगातार फायरिंग कर दी जाए तो वो कहलाएगा वॉली ऑफ बुलेट्स। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं, सर्वेंट्स के ग्रुप को रेटिन्यू बोलते हैं, कानून वगैरह के ग्रुप को कोड बोलते हैं, सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोलते हैं, भेड़ वगैरह मवेशियों के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, मर्चेंट ट्रेवलर्स के ग्रुप को कारावान बोलते हैं, माउंटेन हिल्स के ग्रुप को रेंज बोलते हैं, आपने सुना होगा अरावली रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज सुना होगा। गर्ल्स वीमेंस या ऑफिसर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बीवी बोलते हैं। सीढ़ियों के ग्रुप को या पक्षियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं, FLIGHT। ऐसे ही एक ना बड़ी बतख टाइप का पक्षी होता है, बतख टाइप का, भेड़ों का है, बर्ड्स है, इनके ग्रुप को फ्लॉक भी बोलते हैं। अगर ये बैठे हो ना जमीन पर तो इनको फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। पक्षियों के ग्रुप को फ्लीट भी बोलते हैं, फ्लाइट भी बोलते हैं। फ्लाइट भी कह सकते हो। अगर पक्षियों की मैं बात करूँ ना, बर्ड्स और बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ या एयरक्राफ्ट वगैरह की बात करूँ तो उनके लिए वर्ड फ्लाइट भी यूज़ होता है और फ्लीट भी यूज़ होता है, दोनों चल जाते हैं। फ्लीट भी चल जाता है, फ्लाइट भी चल जाता है, दोनों वर्ड यूज़ होते हैं इनके लिए। रॉबर्स और क्रिमिनल्स के ग्रुप को गैंग बोलते हैं, है ना। स्टोन्स और मलबे वगैरह के ग्रुप को हीप बोलते हैं, ढेर। जूते कपड़े वो पेयर वाले याद है, उनके लिए पेयर का यूज़ करेंगे। मक्का या तीर, एरोज वगैरह के लिए शेफ का यूज़ करेंगे। मक्का होता ना कौन मक्का, उसका जो गट्ठा आप बांध दो तो उसके लिए शेफ का यूज़ करोगे। वो नहीं होता तरकश जिसमें निकाल निकाल के पहले अपन देखते थे ना पुराने सीरियल्स के अंदर, ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे करा करते थे। तो जो अगर धनुष बाण वाले जो बाण होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, शेफ बोलते हैं। रिलीजियस ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। हॉर्सेस, स्काउट्स और सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। इवेंट्स के ग्रुप को सीरीज बोलते हैं। जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं फोरम, डाउट डिस्कशन फोरम, है ना। ऐसे ही फिश और वेल्स के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स के नाम है, मैंने अपनी तरफ से नज़रों के आगे से निकाल दिए। एक बार आप नोट्स बनाते वक्त जब नज़रों के आगे से निकाल लोगे तो याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल ये है नहीं। और टेंशन मत लो, आज की ही क्लास बोरिंग है नाउन की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, कल मज़ा आएगा, ठीक। नाउन का पहला लेक्चर थोड़ा सा ठीक ठीक है, ना बोरिंग ना ज़्यादा ही बेकार। ये काफ़ी बोरिंग है, आई नो दैट। किसी से भी पढ़ोगे बच्चे ये बोरिंग ही है क्योंकि इसमें सब याद ही कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा लॉजिकल भी है, थोड़ा और उसमें मज़ा आएगा, उसमें वो अच्छा चैप्टर है। जब नाउन एंड केस करेंगे, जल्दी से इनको कर दो फिर छुट्टी हो जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है ये लास्ट ही स्लाइड है। जल्दी से ये 3 सेंटेंस है, इनको पढ़ लो फिर छुट्टी हो जाएगी।
हाँ जी, देख लिए। फर्स्ट तो हमने देख ही लिया था कि ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल की जगह मॉब लिखो। रिपब्लिक डे पे ऑन द रिपब्लिक डे पे एक ग्रुप ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ने उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के ग्रुप ने स्टंट्स दिखाए। उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के ग्रुप ने स्टंट्स दिखाए, ठीक है। अब यहां पे वैसे तो दिखाए थे कहना तो शोड लिख दो, और दिखाता है ग्रुप ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट स्टंट दिखाता है, ऐसे कहना तो शोज रख लो। वो आप पे डिपेंडेंट है कि रिपब्लिक डे के दिन ग्रुप ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट स्टंट दिखाता है, वैसा कहना है तो यहाँ पे शोज लिख लो। और उन्होंने, आप किसी पर्टिकुलर रिपब्लिक डे की बात करो कि उस वाले पे उन्होंने दिखाए थे तो शोड लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एयरक्राफ्ट के ग्रुप के लिए फ्लीट वर्ड यूज होता है, लेकिन दिक्कत ये फ्लीट तो और के लिए भी यूज होता है। फ्लीट तो समुद्री जहाजों का भी फ्लीट होता है, पक्षियों का भी फ्लीट होता है। अब तो कंफ्यूजन हो गई। तो फिर यहाँ पे आप इसकी जगह पे, अब इस पूरे की जगह पे आप यहाँ पे लिखोगे फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बात ऑब्वियस है कि उड़ते हुए ही दिखाएंगे वो, ये बात फिक्स है, ठीक है। लेकिन आपको एयरक्राफ्ट वर्ड मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि जो फ्लीट है वो एक से ज़्यादा के लिए लग सकता है। लो मैं ए को भी इसके अंडर ही ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे ए दोबारा लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन बिल्लियों के ग्रुप को ही क्लाउडर कहते हैं, क्लाउडर और किसी चीज़ के ग्रुप को तो कहते नहीं। तो यहाँ पे ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा क्लाउडर लिख दो कि बिल्लियों का जो एक झुंड था वो गली के एंड पे लड़ रहा था। वो हेड ऑफ द मेंबर्स है, ही इज द हेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वर्किंग स्टाफ ऑफ द शिप। ही इज द हेड ऑफ द मेंबर्स, वो हेड है किनका, जो मेंबर हैं वर्किंग स्टाफ के शिप के। जो शिप में काम करने वाला जो स्टाफ होता है ये उनका हेड है। शिप में काम करने वाले स्टाफ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, शिप में काम करने वाले स्टाफ के लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है क्रू। आप क्रू अगर और भी चीज़ों का हो सकता है ना, क्रू और भी चीज़ों का हो सकता है, तो ज़्यादा है तो क्रू ऑफ द शिप लिख दो, ज़्यादा है तो आप क्रू ऑफ द शिप लिख सकते हो। अकेला क्रू या क्रू ऑफ द शिप लिख लो, ठीक है। इसमें मैं एक काम करता हूँ, मेंबर ऑफ द वर्किंग स्टाफ इतने पार्ट को हटा देता हूँ, शिप वाले पार्ट को रहने दे देता हूँ, क्योंकि क्रू और चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे होता है ना, फिल्म के जो सेट पे होता है वो भी क्रू होता है, फिल्म के जो सेट पे होता है उसको भी क्रू वर्ड यूज़ कर देते हैं। बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए यूज़ होता है। मेनली तो देखो ये सेलर्स के लिए यूज़ होता था, लेकिन आजकल और चीज़ों में भी यूज़ होता है। तो एक काम कर लेते हैं कि हेड ऑफ द इतने को काट के अपन क्रू कर लेते हैं, हेड ऑफ द क्रू ऑफ द शिप, ऐसे कर लेते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, तो इसके साथ ये था अपना नाउन का लेक्चर 2, जिसके साथ अपना नाउन एंड नंबर जो है वो खत्म होता है। इसके साथ अपना नाउन एंड नंबर वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। नाउन एंड नंबर पे अगर आपको याद हो तो मैंने एक एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर एक एरर करा था 50 रुपीज़ नोट वाला, वो वाला भी नाउन के अंदर भी दोबारा पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और नाउन एंड नंबर का है, वो और देख लो फिर छुट्टी हो जाएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं कहूँ ही बॉट 2 डजन्स ऑफ बुक्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे फंडा क्या है, इसमें गलती क्या है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो आप ऐसे लगा लेते हो ना 2 दर्जन 200, ये वाले जो वर्ड होते हैं इनको लिखने के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। या तो हम लिखते हैं डजन्स ऑफ बुक्स, वो कब यूज करेंगे, दोनों स्ट्रक्चर को जरा समझना कि डजन्स ऑफ बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक कब बोलना है और ये कब बोलना है, ठीक है। ये वाला तो खैर स्ट्रक्चर ही गलत है, यहाँ पे 2 चीजें लिख सकते हो आप। ये वाला तो स्ट्रक्चर ही गलत है। इसमें गलती का रीजन ये कि ऑफ वाला स्ट्रक्चर तब यूज करेंगे जब एग्जैक्ट नंबर ना पता हो। यहाँ पे 2 दर्जन से पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्ट नंबर पता है, तो यहाँ पे 2 चीजें आ सकती हैं। या तो आप लिख सकते हो 2 डजन बुक्स, या तो हो सकता है कि 2 डजन बुक्स लिख दें अपन यहाँ पे, और या तो क्या हो सकता है, इसमें तो देखो यही करना पड़ेगा मीनिंग वाइज। एक और सेंटेंस लिखता हूँ, वहाँ पे आपको शायद समझ में आए। ही हैज़
ही हैज डजन्स ऑफ बुक्स। यहां पे ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। अब जरा आप इन दोनों स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये कब लिखते हैं और ये कब लिखते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पता है कि उसने भैया 2 दर्जन किताबें खरीदी तो 2 डजन बुक्स, ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर आप तब नहीं बना पाओगे। 2 डजन बुक्स, 2 डजन मैंगोज, 2 डजन बनानाज, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पता है तो आप इसको ऑफ वाले स्ट्रक्चर में नहीं लिख पाओगे, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और कई बार अपन वो वाले मीनिंग नहीं देते, जैसे भैया उसके पास दर्जनों किताबें हैं, उसके पास तो दर्जनों गाड़ियां हैं, अरे उसके तो दर्जनों बंगले हैं, वो वाला मीनिंग देना है। ही हैज डजन्स ऑफ बुक्स, ही हैज डजन्स ऑफ पेन्स, ही हैज डजन्स ऑफ विलास। अगर ऐसे कहना है तब आप ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करते हो। क्लियर हो गया। अब वो वाली बात शायद आपको याद ही होगी कि ये 2 डजन या एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, इसलिए इसका यहाँ पे प्लूरल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ये नाउन बन गया, यहाँ ये नाउन बन गया क्योंकि बीच में ऑफ आ रहा है। अब तो ये एडजेक्टिव नहीं है, तो अब इसका प्लूरल हो सकता है। तो डजन में एस कब लगेगा कब नहीं लगेगा वो आपको एडजेक्टिव चैप्टर से याद आ गया होगा। ऑफ वाला स्ट्रक्चर कब लगाना है और ऐसे कब लिखना है, उसका सिंपल सा फंडा है। अगर एग्जैक्ट नंबर पता है तो ऐसे लिखो। अगर मैं कहूँ 100 स्टूडेंट्स ने वो सेमिनार अटेंड किया था, तो 100 स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स ऐसे। और कुछ सैकड़ों ने किया था तो फिर क्या कहोगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे। मेरी बात आगे समझ। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था नाउन एंड नंबर का, ये भी आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नाउन एंड केस को शुरू करेंगे। वो जो पॉजेसिव केस पे बेस्ड कैसे सवाल आते हैं नाउन के, उन सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी नाउन की इंटरेस्टिंग होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।